जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। देखिए, देश सब लोग कहते हैं और चाहते हैं कि देश संविधान से चले। सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं देश संविधान से चले और विपक्ष वाले भी कहते हैं संविधान से चले। इस बात को भी सत्ता पक्ष वाले झुठलाते हैं कि वो संविधान में कोई परिवर्तन करने वाले हैं, संविधान में कोई रद्दोबदल करने वाले हैं। जब 2024 का चुनाव होने वाला था, उसके पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले, कुछ लोकसभा के प्रत्याशियों ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिल गईं तो संविधान को वो बदल देंगे, और इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा था। लोगों ने कहा था कि संविधान को बदलने की अगर चेष्टा करते हैं, और राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया था और ये प्रचारित प्रसारित किया था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 सीटें मिल गईं तो वो संविधान को बदल देगा। देश की बड़ी जनसंख्या संविधान को चाहती है, मनुस्मृति को नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में देश के गरीब से गरीब आदमी को बराबर अधिकार मिले हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों और धनाढ्यों के बराबर, वो अधिकार उनका नहीं छीनना चाहिए। और इसी प्रकार देश की न्याय प्रणाली चलनी चाहिए जो कि संविधान के अनुरूप हो। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपने बलबूते पर पूरा बहुमत नहीं मिला और उनको चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार के आधार पे, उनके सहयोग के आधार पे सरकार चलानी पड़ी। और यह भी बात बिल्कुल सही है कि आज अगर एकनाथ शिंदे, अगर अजीत पवार, अगर चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अपना हाथ खींच लें तो मोदी जी की सरकार गिर सकती है और विपक्ष की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक इन पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ न करा दे, जैसा वो अक्सर कराया करती है और हो सकता है करा भी दे, तब तक उनकी सरकार इन पार्टियों के आधार पे टिकी हुई है। बिहार का चुनाव हो जाएगा, फिर उस प्रकार से जैसे एकनाथ शिंदे का हाल हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, अगर उसी प्रकार का नीतीश कुमार के साथ कर दिया जाता है तो नीतीश कुमार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बलबूते पर हो सकता है 273 सीटें हो जाए और उनको फिर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की आवश्यकता न पड़े। खैर, असली मुद्दा जो 2024 का था, जिसपे चुनाव लड़ा गया था, वो संविधान के मुद्दे पे लड़ा गया था। और देश के जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, जब भी कोई उसकी शपथ लेता है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए या कोई भी शपथ लेता है विधानसभा, विधान परिषद में या राष्ट्रपति भवन में, तो हमेशा सब लोग ताकीद करते हैं और सब लोग कसम खाते हैं संविधान की। और संविधान आधारित ही हमारे देश की पूरी राजनीति चलनी चाहिए। लेकिन आप खुद देखिए कि जो देश के संविधान के संरक्षक हैं, जो देश के संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और देश के संविधान के अनुरूप कार्रवाई करने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग अगर संविधान के विरुद्ध बात करने लगे, जैसे पहले लल्लू सिंह थे जो अयोध्या से चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर, अपने गोयल साहब थे जो कि भगवान श्री राम की जिन्होंने रोल अपनाया था रामायण के अंदर, मेरठ से चुनाव लड़े थे। इन लोगों ने, सब लोगों ने, दिया कुमारी, इन लोगों ने कहा था कि संविधान बदल देंगे अगर 400 सीटें आ जाएंगी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनका व्यक्तिगत बयान भरकर उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। चलिए, वो तो तब तक संवैधानिक पद पे नहीं थे तो उनकी बात तो, लेकिन आज इलाहाबाद के एक सिटिंग जज जो संविधान की रक्षा करने के लिए अपने पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम में, जिसको विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का कार्यक्रम कहा जाए या न कहा जाए, लेकिन यह बात सही था कि जो उसके आयोजन करता थे उसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग ज्यादातर बहुतायत थे, और उसके अंदर हाईकोर्ट के जज साहब जो सिटिंग जज हैं वो पहुंचे और उनके संबोधन को पूरे हिंदुस्तान ने सुना। तो जज साहब बड़े खुलेआम वहां पे जनता को संबोधित करके कह रहे हैं कि भारतवर्ष के अंदर
जो बहुसंख्यक हैं उनकी इच्छा के अनुसार देश चलना चाहिए। और उन्होंने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया, कुछ कठमुल्लों की बातें भी की। तो ये जो सिटिंग जज हैं जिनका काम है संविधान की रक्षा करना और सारे निर्णय ऐसे लेना जो संविधान के अनुरूप हैं, तो क्या संविधान में ये कहा गया है कि भारतवर्ष का जो सरकार चलेगी और व्यवस्था चलेगी वो बहुसंख्यकों के आधार पर चलेगी और जो माइनॉरिटीज हैं उनका कोई से नहीं होगा, ऐसा क्या संविधान ने कहा है? तो अगर संविधान ने ऐसा नहीं कहा है या पार्लियामेंट के अंदर ऐसा बिल पास नहीं हुआ है कि बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार देश की सरकार चलेगी, तो ये जज साहब जो इलाहाबाद के जज साहब हैं, जो न्यायमूर्ति हैं और जिनके ऊपर संविधान की रक्षा का कर्तव्य है, क्या इनका ये स्टेटमेंट संविधान के विरुद्ध नहीं है? और संविधान के विरुद्ध अगर कोई हाई कोर्ट का सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी ऐसा आदमी जिसका आज के तारीख में जो सिटिंग पोजीशन पे है, जो पद पे है, अगर जिसका कर्तव्य और जिसने कसम खाई है संविधान की, अगर वो संविधान विरुद्ध बात करता है तो क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? ये आपका कोर्ट नहीं है, ये जनरल पब्लिक के बीच में आपने ये स्टेटमेंट दिया है जो कि संविधान विरोधी कदम है। और क्योंकि आपने संविधान की कसम खाई है तो क्या आप न्याय के ऊपर हैं? और क्या आपको ये अधिकार था कि जो संविधान के अंदर जो नियम नहीं है और जो धारा नहीं है उसके अनुरूप आप उसके विरुद्ध जाके आपने कैसे बात कर ली? या आपकी ये इच्छा है कि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के अंदर एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज साहब थे जिन्होंने जब वो पद पे बने रहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने सारे निर्णय लिए, ममता दीदी के खिलाफ निर्णय लिए और उसके बाद जब चुनाव घोषित हुआ उन्होंने पद से रिजाइन किया और तुरंत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन गए और चुन के वो लोकसभा पहुंच गए। तो ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने इस गोष्ठी के बीच में अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो क्या ये उनकी भी ऐसी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आज अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देने के बाद वो हाईकोर्ट में जाके जब वो न्यायमूर्ति की कुर्सी पे बैठेंगे और जब उनसे अपेक्षा करेगी देश की जनता कि वो संविधान के अनुरूप काम करेंगे और चाहे ये नहीं देखेंगे जैसे पंच परमेश्वर में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है, अमीर है कि गरीब है, बल्कि ये देखेंगे कि कानून किसके साथ है, एविडेंसेस किसके साथ हैं, संविधान किसके साथ है और जिसके साथ ये सब होंगे उसके पक्ष में वो निर्णय देगा। लेकिन अगर जज साहब खुलेआम ये बात कहते हैं कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी इच्छा के अनुसार देश चलेगा, तो आप अगर अपने देश में ऐसा करेंगे तो जो बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के मंदिरों पे और जिस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, वहां पे जो भारत सरकार उसके खिलाफ ये निर्णय ले रही है और उसमें जो प्रतिवेदन दे रही है और इस बात को टेकअप कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। तो अगर न्यायमूर्ति महोदय, अगर आपका ये कथन है कि भारतवर्ष के अंदर बहुसंख्यकों की इच्छा के आधार पे सरकार चलनी चाहिए, तो क्या मोहम्मद यूनुस साहब जो आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वहां की जनता इसी बात का संदर्भ लेके ये नहीं कह सकती बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम वहां पे बहुसंख्यक हैं उनके आधार पे देश चलना चाहिए और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात का कोई महत्व नहीं है? अगर इस प्रकार की बात बांग्लादेश कहने लगा, पाकिस्तान कहने लगा, अफगानिस्तान कहने लगा, अमेरिका कहने लगा, यूके कहने लगा, पूरा विश्व कहने लगा, क्योंकि विश्व के अंदर मात्र तो दो देश ऐसे हैं, एक नेपाल है जहां हिंदू मेजोरिटी में है, एक हिंदुस्तान है जहां हिंदू मेजोरिटी में है। अदरवाइज पूरे विश्व के अंदर 4-5 करोड़ हिंदू रहते हैं, कईयों ने नेशनैलिटी भी ले ली है, सिटीजनशिप भी वहां की ले ली है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है। तो वहां पे अगर क्रिश्चियन मेजॉरिटी के अनुसार और वहां के लॉ के अनुसार और वहां के संविधान के अनुसार अगर वहां की सरकार निर्णय ले रही थी और बहुसंख्यकों के इच्छा के अनुसार निर्णय लेती है, तो अगर अपने देश के अंदर इस सिद्धांत को आप प्रतिपादित करते हैं और यही बात अगर दूसरे देश वाले करेंगे तो हम उसका कैसे प्रतिरोध कर पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जज साहब जो बात आपने कही ये संविधान विरुद्ध है, ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। और एक प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कह रही थी कि अगर 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे, आपने 400 सीटें नहीं मिली, संविधान नहीं बदला, उसके अंदर की धाराएं नहीं बदली, लेकिन आपने जज साहब अपनी सीमाओं से बाहर जाकर ये जो बात कही है कि बहुसंख्यकों के
इच्छा के अनुसार देश की सरकार चलेगी। बहुसंख्यक बिरादरी में होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है ये संविधान के विरुद्ध है, और आपने जो आपके कर्तव्य हैं, संविधान की रक्षा करने के कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन नहीं किया है, उसका उल्लंघन किया है। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपा करके आगे कोई हाईकोर्ट के अंदर आप निर्णय न लें, किसी फाइल पे न बैठें, किसी जजमेंट पे न बैठें, क्योंकि अगर इस प्रकार के दो पक्ष होंगे, एक हिंदू होगा, एक मुसलमान होगा, एक हिंदू होगा, एक सिख होगा, एक हिंदू होगा और क्रिश्चियन होगा, तो आप जो बात कह रहे हैं, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो संविधान की हत्या हो जाएगी। तो आपके कर कमलों से ऐसा न हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप रिटायरमेंट ले लें। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो राजनीति में चले जाएं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।